द मेन कॉज ऑफ डेथ इन केरोसिन बर्न से कारण मेन कॉज क्या है, इसकी वजह से डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। तो चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड किस कारण से होता है? चलिए हिंदी में भी थोड़ा समझ लेते हैं इसे। LD50 या घातक खुराक, ठीक है, जिसे कि अपन लीथल डोज कहते हैं, LD50 या लीथल डोज। नेक्स्ट देखते हैं, चैने स्ट्रोक ब्रीथिंग इज द एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम इंटरवल दैट ए ड्रग टेक्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। क्वेश्चन देखते हैं, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी साइनाइड अटैच टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एज इट इज ए हाई एफिनिटी फॉर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। तो एक साइड क्या दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, अनदर साइड है मटेरियल। तो चारों की जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो सही है। फिनॉल क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक पार्टिकल्स इन द एयर विज सजेस्टिव ऑफ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 फरवरी को होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर MCQs बनाइए। तो उन्हीं को बातों को ध्यान में रखते हुए आज अपन कुछ MCQs देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और ये फॉरेंसिक के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGT के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो, UPSC के हो या फिर होम्योपैथी फार्मासिस्ट के। ये फॉरेंसिक के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन सभी में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। और फॉरेंसिक अपन अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ अपन देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ्यू और फिला इज ए कंसिडर द फादर ऑफ। मैथ्यू और फिला इज ए कंसिडर द फादर ऑफ, किसके फादर थे? फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन या ऑल ऑफ द अबोव। तो ये थे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के फादर थे, ठीक है। किसके फादर थे? फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, मैथ्यू और फिला, ठीक है। तो इनका नाम यही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2 दिया है। कौन थे ये? Matthew Oripila was a Spanish toxicologist and chemist, and he is considered the father of forensic toxicology. तो ये forensic toxicology के father थे और Spanish toxicologist थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, द मेन कॉज ऑफ डेथ इन केरोसिन बर्न। केरोसिन बर्न की वजह से जब डेथ होती है तो इसका मेन कॉज क्या है ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, केरोसिन वेपर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से बर्न बर्न होती है, उसके कारण डेथ होती है। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया, राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया? द प्रेजेंस ऑफ स्टूड पार्टिकल्स इन द ट्रैकिया एंड आर वेरी हाई लेवल ऑफ कार्बन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 15% इज ए क्लियर साइन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो प्रेजेंस ऑफ सूट पार्टिकल्स इन द ट्रैकिया, ठीक है। तो सूट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं ट्रैकिया में, जिसमें वेरी हाई लेवल ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि क्लियर साइन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, ठीक है। ट्रैकिया मतलब अपने गले में जो सांस नली रहती है उसमें क्या रहता है? हाई लेवल का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि क्लियर साइन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कई बार देखे भी होंगे। चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू किस कारण से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। तो चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड किस कारण से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से चेरी रेड कलर डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड में देखने को मिलता है।
ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस कारण से होता है। चेरी रेड डिस्कलरेशन इज ए सीन इन द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में इतना ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रपोर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज ए फैटल ऑन ओवरनाइट एक्सपोजर। प्रपोर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज ए फैटल ऑन ओवरनाइट एक्सपोजर। तो इसमें माप दिए गए हैं 10,000 ppm, 4,000, 2,000 एंड 1,000 ppm। तो इसका राइट आंसर है 1000 ppm। ओवरनाइट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड एट 1000 ppm is a fatal with an early sign of irritability, थ्रॉबिंग, फ्रंटल हेडेक एंड द सिंचन स्ट्रोक ब्रीथिंग वॉज ऑब्जर्व। ठीक है, तो 1000 ppm ही फैटल डोज हो जाता है। किसके लिए होता है ये? प्रपोर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज ए फैटल ऑन ओवरनाइट एक्सपोजर यदि हो गया हो तो इसका 1000 ppm ही फैटल डोज बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। 1000 ppm की इसकी मात्रा किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है। ओवरनाइट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड एट 1000 ppm इज ए फैटल विद एन ईयरली साइन ऑफ इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, घबराहट महसूस होगी, थ्रोम्बिक फ्रंटल हेडेक होगा। ठीक है, एंड साथ में सिंचिन स्ट्रोक ब्रीथिंग भी देखने को मिलेगा। तो इसका 1000 ppm ही फैटल डोज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट देखते हैं, चाइनीज स्ट्रोक ब्रीथिंग इज द एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल वाटर इनटेक, ड्रिंकिंग मोर देन 6 लीटर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल ब्रीथिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो चाइनीज स्ट्रोक ब्रीथिंग इज द एबनॉर्मल पैटर्न किस में देखने को मिलेगा आपको? एबनॉर्मल ब्रीथिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। Chinese stroke is a breathing is a abnormal pattern of breathing characterized by the progressively deeper and sometimes faster। तो इसमें कैसे सिम्टम रहते हैं? प्रोग्रेसिवली डीपर रहते हैं और कई बार एकदम फास्ट ब्रीदिंग होने लगती है। दे में ऑल्सो बी सीन इन दोज हु आर डाइंग एज द बॉडी अटेम्प्ट्स टू डील विद द चेंजिंग लेवल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीथिंग। ठीक है, तो इस तरह के इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम इंटरवल दैट ए ड्रग टेक्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इज ए नोन एज। ठीक है, स्लीप लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, LD50 या फिर बोथ 2 एंड 3। ठीक है, द टाइम इंटरवल दैट ए ड्रग टेक्स फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इज ए नोन एज द, क्या कहेंगे इस कंडीशन को अपन? हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ए यूज टू डिस्क्राइब द डोज ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू किल द 50% पॉपुलेशन अंडर द स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ए यूज टू डिस्क्राइब द डोज ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू किल द 50% पॉपुलेशन अंडर द स्टडी। तो इसमें से कौन से ड्रग का डोज है जो कि 50% पॉपुलेशन को किल कर सकती है? तो ED90, ED50, LD50 या फिर LD1। ठीक है, तो LD मतलब क्या है? लीथल डोज है और ये ED क्या है? रिक्वायर्ड डोज है। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या दिया है। LD50 की जो लीथल डोज है वो सफिशियंट होती है। LD50 इज द अमाउंट ऑफ ए मटेरियल गिवन ऑल एट वंस विच कॉज द डेथ ऑफ 50%, वन हाफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ टेस्ट एनिमल। ठीक है, तो एनिमल में यदि टेस्ट किया जाता है तो LD50 पर जो है लीथल डोज 50 की ये डोज सफिशियंट होती है। द LD50 इज द वन वे टू मेजर द शॉर्ट टर्म पॉइजनिंग पोटेंशियल एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। LD50 या ED किसे कहते हैं? तो चलिए जानते हैं व्हाट इज LD50 एंड ED50 इन टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब है इसका? LD50 और लीथल डोज भी कहते हैं इसे। LD50 इज द लीथल डोज फॉर 50% ऑफ इंडिविजुअल टेस्टेड। ED50 स्टैंड फॉर द इफेक्टिव डोज 50। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर यही है। एंड दिस केस इफिकेसी इज सीन एज द मैक्सिमम इफेक्टेड ड्रग कैन कॉज एट एनी गिवन डोज। तो ये इसका मैक्सिमम डोज है जो कि कोई भी इफेक्ट डाल सकती है, जिसे कि अपन लीथल डोज कहते हैं। एंड द स्मॉलर द ED50 द मोर पोटेंट द ड्रग। चलिए हिंदी में भी थोड़ा समझ लेते हैं इसे। LD50 या घातक खुराक, ठीक है, जिसे कि अपन लीथल डोज कहते हैं। LD50 या लीथल डोज 50 परीक्षण के किए गए 50% व्यक्तियों के लिए घातक खुराक है। और ED50 का मतलब होता है प्रभावी खुराक 50। ठीक है,
और इस मामले में प्रभावकारिता को किसी भी दी गई खुराक पर दवा द्वारा किए जा सकने वाले अधिकतम प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जिसे कि अपन प्रभावी खुराक या ED50 कहते हैं। और इस मामले में प्रभावकारिता को किसी भी दी गई खुराक पर दवा द्वारा किया जा सकने वाले अधिकतम प्रभाव के रूप में देखा जाता है। ED50 जितना कम होगा, दवा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी साइनाइड अटैच टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एज इट इज ए हाई एफिनिटी फॉर फेरिक आयंस, सोडियम आयंस, Ca2 आयंस या फिर मैग्नीशियम आयन। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी साइनाइड अटैच टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एज इट इज ए हाई एफिनिटी फॉर फेरिक आयन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। Explanation: cyanide ions bind with the ferric ion and inhibit the hemotic from the mitochondrial cytochrome oxidase। ठीक है, तो साइनाइड आयन फेरिक आयन से बाइंडिंग होकर क्या करती है, इनिबिट कर देती है hemotic from the mitochondrial cytochrome oxidase and carbonic anhydrase and other enzyme system of cellular respiration। तो ये इसके फंक्शन को ये इनहिबिट कर देती है साइनाइड आयन फेरिक आयन के साथ बाइंड होकर के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच पॉलीमर इज ए मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए फूड ग्रेड कंटेनर। तो किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है फूड ग्रेड कंटेनर अपन जो यूज करते हैं उसके लिए। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, पॉलीथीन टेरेफाइटेलेट। ठीक है, तो इस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर बनाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 3 दिया है। ठीक है, PET कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। PET है क्लियर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट प्लास्टिक होता है दैट इज वाइडली यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ फूड एंड बेवरेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। तो एक साइड क्या दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, अनदर साइड है मटेरियल। फिनॉल, धतूरा, कैलाट्रोपिस एंड एकोनाइट। अनदर साइड है इसके डेलिरिएंट, कार्डियक, इरिटेंट एंड द कोरोसिव। किस नेचर का होता है ये फिनॉल, धतूरा, कैलाट्रोपिस एंड एकोनाइट। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2। ठीक है, 4 1 3 2। तो चलिए मैच करते हैं इसको। फिनॉल का क्या है, कोरोसिव रहता है। ठीक है, धतूरा कैसा रहेगा, डेलिरिएंट। कैलाट्रोपिस कैसा रहता है, इरिटेंट एंड द एकोनाइट है कार्डियक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है 2 1 3 2। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसके बारे में। फिनॉल इज ए करोसिव बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटीन डिटर्जिनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, फिनॉल करोसिव होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन डिटर्जिनेटिंग इफेक्ट होता है। धतूरा इज ए डेलिरिएंट बिकॉज ऑफ 3 मेन नेगेटिव प्रिंसिपल सच एज, क्या क्या 3 एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं इसमें, हायोसिन, हायोसाइमिन एंड एट्रोपिन। ठीक है, तो इसकी वजह से धतूरा क्या होता है, डेलिरिएंट रहता है। ठीक है, 3 इसमें कंपोनेंट होते हैं एक्टिव प्रिंसिपल, हायोसिन, हायोसाइमिन एंड द एट्रोपिन, जिसकी वजह से ये डेलिरिएंट रहता है। फिनॉल करोसिव होता है। कैलाट्रोपिस कैसा होता है, फ्लावरिंग प्लांट इन द फैमिली एपोसाइनेसिए फैमिली को बिलोंग करती है। प्रोड्यूस ए मिल्की लेटेक्स सेप विथ कॉज ए आई इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, जिसे कि अपन केरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। एंड द रिवर्सिबल विजन लॉस। ठीक है, रिवर्सिबल विजन लॉस करती है ये कैलाट्रोपिस। ठीक है, तो कैलाट्रोपिस कैसी होती है, इरिटेंट होती है। क्या करती है ये, प्रोड्यूस ए मिल्की लेटेक्स सेप विच कॉज ए आई इन्फ्लामेशन, आँखों में सूजन प्रोड्यूस करती है, जिसे कि अपन केरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। एंड रिवर्सिबल विजन लॉस भी करती है ये। नेक्स्ट है एकोनाइट, क्या है, कार्डियक होती है ये। एकोनाइट इज ए फास्ट एक्टिंग पॉइजनिंग, बहुत जल्दी एक्ट करती है। प्लांट whose all parts are poisonous but most poisonous part are roots, इसकी जड़ ज़्यादा ही पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। पॉइजनस जैसे कि सीड्स हैं इसके, रूट्स हैं एंड प्री फ्लावरिंग लीव्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो पत्तियां जो कि फ्लावर नहीं निकले हों तब उस अवस्था में बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है।
इसकी जो जड़ होती है वो पॉइजनस होती है और इसकी जो बीज होती है वो पॉइजनस होती है। एंड द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एकोनाइट इज एकोनाइटिन एंड दैट इज ए पोटेंट द न्यूरोटॉक्सिन एंड कार्डियोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये कार्डियोटॉक्सिन होती है एकोनाइट। एंड द कैलाट्रोपिस क्या होती है, इरिटेंट होती है। एंड फिनॉल क्या होती है, करोसिव होती है। ठीक है, तो चारों का अपन देख लिए। और धतूरा कैसे रहती है, डेलिरिएंट। तो चारों की जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो सही है। फिनॉल करोसिव होती है, धतूरा कैसी रहती है, डेलिरिएंट रहती है, कैलाट्रोपिस रहती है इरिटेंट, एंड एकोनाइट कार्डियक होती है, न्यूरोटॉक्सिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पाइनल पॉइजन। तो इसमें से कौन सा है स्पाइनल पॉइजन, आपको बताना है। स्ट्राइचिन है, येलो ओलिएंडर है, एकोनाइटन, HCN है। तो राइट आंसर है स्ट्राइचिन है स्पाइनल पॉइजन। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट आंसर स्ट्राइचिन दिया है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, स्टाइचिन is a neurotoxin that hinders the functioning of the glycine and the acetylcholine receptor, which is duly affect the nerve fibers of the spinal cord that control the muscles contraction। तो ये स्टाइचिन क्या न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो कि सीधा इफेक्ट डालती है ग्लाइसिन एंड एसिटाकोलिन रिसेप्टर पर। और ये ग्लाइसिन एंड एसिटाकोलिन क्या फंक्शन करते हैं, ये दोनों नर्व फाइबर हैं जो कि मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती हैं। लेकिन स्टाइचिन जो न्यूरोटॉक्सिन है ये ग्लाइसिन एंड एसिटाकोलिन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है जो कि मसल स्पाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। तो जिसकी वजह से फिर आपको स्पाइनल पॉइजनिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, फॉस्फिन इज ए लिबरेटेड फ्रॉम। फॉस्फिन कहाँ से निकलती है, तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है इसका, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ठीक है, राइट आंसर है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। क्वेश्चन क्या है, फॉस्फिन इज लिबरेटेड फ्रॉम द एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज ए गवर्न बाय द लिबरेशन ऑफ द फॉस्फिन गैस and the phosphine gas is a cytotoxic compound that cause the free radical mediated injury like it damage proteins, DNA and cell membrane by the stealing their electron। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन में क्या देखे, फॉस्फिन कहाँ से निकलती है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है, एक governed by the liberation of the phosphine gas। ठीक है, the toxicity of aluminum phosphide is governed by the liberation of the phosphine gas के निकलने की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। फॉस्फिन गैस इज ए साइटोटॉक्सिक कंपाउंड। कैसा रहता है ये फॉस्फिन गैस, साइटोटॉक्सिक कंपाउंड रहता है दैट कॉज द फ्री रेडिकल्स मीडिएटेड इंजुरी करती है जैसे कि डैमेज प्रोटीन्स, DNA एंड सेल मेम्ब्रेन बाय द स्टीलिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉटलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ। बॉटलिज्म किस तरह का है, वॉलेटाइल पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड या फिर मेटेलिक पॉइजनिंग। तो बॉटलिज्म किस तरह का है, एक तरह का फूड पॉइजनिंग का काम करती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं अपन। Botulism is the rare and the fatal type of food poisoning that is caused by the toxin produced by the bacterium Clostridium botulinum. They are often seen in the eating a home canned food that have not been canned properly। ठीक है, तो ये बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है जो कि फूड पॉइजनिंग का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनिश कलर यूरिन इज ए सीन इन विच फॉलोइंग पॉइजनिंग। ग्रीनिश कलर का यूरिन आपको किस में देखने को मिलेगा, नाइट्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपको कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में ग्रीन कलर का यूरिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में आपको ग्रीन कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। कार्बोलिक एसिड जैसे कि फिनॉल कैन कॉज ए ग्रीनिश कलर, sometimes black urine due to the oxidation of phenol to hydroquinone and pyrocatechol। Moreover, the term carbolyuria is associated with the carbolic acid in the urine। ठीक है, तो ये है ग्रीन कलर का यूरिन कॉज करती है कार्बोलिक एसिड जो इसमें रहते हैं फिनॉल। और समटाइम्स ये क्या ब्लैक कलर का यूरिन भी कॉज करती है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है फिनॉल टू हाइड्रोक्विनोन एंड पायरोकेटाकोलिन के रूप में। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसका कलर
चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक पार्टिकल्स इन द एयर विज सजेस्टिव ऑफ। तो ब्लैक पार्टिकल्स एयर में किसकी वजह से देखने को मिलता है अपन को? क्रॉनिक स्मोकर, मेलेनोमा ऑफ एयरवे, इनहेलेशन ऑफ द स्मोक, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो इनहेलेशन ऑफ द स्मोक की वजह से अपन को ब्लैक पार्टिकल्स देखने को मिलता है आपके एयर पैसेज में। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये कुछ क्वेश्चंस थे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आज का वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।